तो देखिए मैंने लिखा है कि अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लायबिलिटीज। अगर मैं आपसे बोलूं कि लायबिलिटीज क्या होता है बेटा, तो आप बोलेंगे अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। मतलब ऐसा अमाउंट जिसको क्या करना है, बिजनेस को पे करना है। बिजनेस खुद पे करेगा बेटा, दैट इज द लायबिलिटीज ऑफ अवर बिजनेस। जो अमाउंट बिजनेस को क्या करना होता है, पे करना होता है बिजनेस को, मतलब बिजनेस को अपन को नहीं देना है, बिजनेस खुद पे करेगा। अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, दैट इज द लायबिलिटीज। आप बिल्कुल उसको शॉर्ट में समझ लीजिए। मैंने इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट में उसमें उसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, देखिए आप। लिखा है बेटा कि लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। क्या होती है लायबिलिटीज? तो लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जो अमाउंट होता है वो पे किया जाता है बाय द बिजनेस, बिजनेस के द्वारा। अब ऐसे एक्चुअली क्या होता है बेटा कि लायबिलिटीज का वर्ड इतना इजी होने की वजह से, नाम से ही पता चलने की वजह से, इसमें से जो क्वेश्चन कभी बनता है वो ऐसा बन जाता है कि भाई लायबिलिटीज में क्या क्या टाइप होती है, किस किस टाइप की लायबिलिटीज होती है, या इंटरनल लायबिलिटीज किसे कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज किसको कहते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं, करंट लायबिलिटीज किसको कहते हैं। तो वही होता है बेटा जो अपन को पढ़ना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इंटरनल लायबिलिटीज किसे कहते हैं, सबसे पहले है इंटरनल लायबिलिटीज। दो तरह के यूजर होते हैं, वैसे दो तरह की लायबिलिटीज भी हो सकती है। एक तो इंटरनल लायबिलिटीज हो सकती है और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज भी हो सकती है। अब देखिए से इंटरनल लायबिलिटीज तो हमने पहली बार सुना है। देखिए क्या लिखा हुआ बेटा कि लायबिलिटीज, जो लायबिलिटी होती है टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस, टूवर्ड्स द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म एज इंटरनल लायबिलिटीज। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या होती है? तो लायबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर्स इज टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। बोले ऐसा तो समझ में नहीं आया सर हमें। ये ऑनर है, ये अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। ये ऑनर है, इसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है बेटा। तो आपको ही पता है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, बताइए। सबसे पहले बिजनेस में अगर बिजनेस स्टार्ट करना तो हमारे पास पैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी तो बिजनेस स्टार्ट हो पाएगा। कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है? कैपिटल लगानी है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बेटा? पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, बराबर। मतलब ये बोल सकते हैं बेटा कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मेरे को रिक्वायरमेंट है पैसों की। बोले हाँ सर। अब पैसे देखिए, हर कोई ऑनर इतना अमीर नहीं होता है कि उसके घर पे पैसा पड़ा होता है और वो लेके आ जाता है। हर कोई ऑनर आपके जितना अमीर होता नहीं है। कोई हमारे जैसा हो जिसके पास इतने पैसे ही नहीं हो। बोले 20 लाख रुपए चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, हमने बोला हमारे पास तो 5 लाख रुपए पड़े केवल। तो फिर वो क्या करेगा? देखिए ऑप्शन देखना, इसको किसकी नीड है? कैश की। और नीड अगर कैश की है तो कैश भी कितना? 20 लाख। अब 20 लाख की जो नीड है बेटा, उसमें से 5 लाख रुपीज तो इसके पास अवेलेबल है। किसके पास? ऑनर के पास। 15 लाख रुपीज और चाहिए। बिजनेस को टोटल मिला के कितना देना है बेटा? 20 लाख। बिजनेस में टोटल मिला के कितना देना है? तो 20 लाख देना है। और 5 लाख तो मेरे पास है, मतलब मैं ही ओनर हूं, मेरे पास 5 लाख तो है, मेरे पास 15 लाख और चाहिए। कोई बताएगा मैं क्या कर सकता हूं? और आपके पास कोई अल्टरनेट है कि जैसे मेरे बैंक पास लोन।
हाँ बेटा बोलिए लक्षिका एक बार। अगर मेरे को 15 लाख रुपीस की और रिक्वायरमेंट है तो कैसे पूरी कर सकता हूँ उसको? अब बोलिए लक्षिका। आवाज नहीं आ रही शायद मेरे को आपकी, चलिए कोई बात नहीं। हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर मान लीजिए मेरे को 15 लाख की रिक्वायरमेंट और है, तो आप में से भी क्लास में अगर कोई वास्तव में बहुत ही पैसे वाला है और वो तो बोलता है मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैं उसके पास गया, कुणाल के पास गया, मैंने बोला कुणाल आप मेरे को थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। अरे हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है क्या? फिर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पूरी फुली कैपिटल अवेलेबल नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मैंने क्या किया, कुणाल के पास चला गया, मैं अक्षर के पास चला गया, लक्षिका के पास चला गया और उनके पास जाके बोला कि मैंने बोला कि आप मेरे को ब्याज पे पैसा दे दीजिए, विद इंटरेस्ट पैसा दे दीजिए, मैं आपको ये थोड़े दिनों बाद में रिटर्न कर दूंगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है। तो मैंने क्या किया, अक्षर से लिए पैसे, कुणाल से लिए, ऐसे मैंने दो लोगों से मिलके 15 लाख की रिक्वायरमेंट कहां से पूरी की है, अक्षर से भी लिया, कुणाल से भी लिया, ऐसे करके मैंने इनसे मिला के ले लिया बेटा, टोटल इन दोनों से मिला के मैंने ले लिया और 5 लाख। तो ये अक्षर और कुणाल से लिया, वो लिया क्या है बेटा, उधार लिया है। बोले हाँ सही बात है सर, उधार लिया है, उनको वापस तो रीपे तो करना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल। और अभी भी मेरे को कितने रुपए की रिक्वायरमेंट, 10 लाख की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, मैं सीधा बैंक गया और मैंने क्या कर दिया, बैंक लोन ले लिया। तो ऐसे करके बिजनेस के पास टोटल कितने रुपए आए, ये बिजनेस था, इस बिजनेस के पास टोटल कितने रुपए आए, तो बिजनेस के पास 20 लाख रुपए आ गया। किसने किसने दिए, ये ऑनर है विनोद, 5 लाख रुपीस तो इसको दिए विनोद ने, जो कि क्या है, ऑनर है, बराबर। 5 लाख रुपीस इनको दिए, एक तो कुणाल ने और एक अक्षर ने, और 10 लाख रुपीस दिए इसको बैंक ने। तो बेटा बिजनेस क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बिजनेस ने टोटल 20 लाख रुपीस लिए, ये आप मानते कि नहीं मानते हैं? बिजनेस ने हमसे टोटल, हमसे मतलब किसी से भी हो सकता है, चाहे विनोद से हो, चाहे कुणाल से हो, चाहे अक्षर से हो, चाहे बैंक से हो, क्या इन सबसे मिला के बैंक, बिजनेस ने 20 लाख रुपीस लिया कि नहीं लिया? बोले लिया सर। तो बिजनेस की कितनी लायबिलिटीज बन गई बेटा, बिजनेस की 20 लाख की लायबिलिटीज बन गई है। मतलब बिजनेस को वापस से रीपे करना है इनको, बिजनेस क्या करेगा, जिन पर्सन से ले रखा है उनको रीपे करेगा बेटा। बोले क्या बात कर रहे हैं सर, विनोद को भी रीपे करेगा? यूं क्यों, विनोद से पैसा नहीं लिया गया? कल मैंने एक चीज आपको समझाई थी, मैंने बोला बिजनेस अलग होता है बेटा और ऑनर अलग होता है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस अलग और बिजनेस का ऑनर अलग, ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, दोनों को मिक्स मत कर देना। अगर बिजनेस और बिजनेसमैन की बात करें तो दोनों का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लेता है, और बिजनेस अगर ओनर को पैसा देता है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लेता है, ये सुन लीजिएगा। तो आज के बाद में पहली बात तो ये दिमाग से निकाल देना कि क्या ऑनर भी जो पैसा देता है वो भी बिजनेस को रीपे करना पड़ता है? बेटा बिल्कुल रीपे करना पड़ता है, अदरवाइज बिजनेस क्यों करेगा वो, फ्यूचर में कभी कभी तो रीपे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए विनोद के पास 5 लाख रुपीस थे, तो उसने बिजनेस में क्यों डाला हाथ, फिर तो बैंक में जमा करा देता, एफडी करवा देता, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ही मिलता, और आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, जितने साल की मैं एफडी करवाता उसके बाद में मेरे को क्या मिल जाता, वो प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न मिल जाता। बोले बात तो बिल्कुल सही है सर। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने बिजनेस में लगाया है,
तो पहला उद्देश्य तो था मेरा, या पहला पर्पस तो था वो तो प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन इतना तो पता है कि जितना मैं बिजनेस को दे रहा हूँ वो तो मेरे को वापस मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। तो बिजनेस की बेटा लाइबिलिटीज बनी टोटल 20 लाख की, ये आप मानते क्या? 5 लाख रुपीज की विनोद की लाइबिलिटीज है, विनोद को पे करना, रीपे करना है। 5 लाख रुपीज कुणाल को और अक्षर को रीपे करना है, और 10 लाख रुपीज बैंक को रीपे करना है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते बेटा? फिर मैं इसका फर्दर क्लासिफिकेशन करता हूं। हमारे बिजनेस की 20 लाख की लाइबिलिटीज बन गई है, क्या आप मानते क्या कि किसी को डाउट है? बोलिए बेटा। लाइबिलिटी मीन कमजोरी भी हो सकती है या जिम्मेदारी? हाँ बेटा। सर लाइबिलिटी मतलब बिजनेस की जिम्मेदारी होगी या कमजोरी भी हो सकती है? कमजोरी नहीं बेटा, लाइबिलिटीज मतलब अगर यू बोले तो दायित्व होता है बेटा, दायित्व। मेरे को उसको रीपे करने का क्या है बेटा? दायित्व है, लाइबिलिटीज है मेरी। रीपे करने की क्या है बेटा? लाइबिलिटीज है। एक सेकंड बेटा। हेलो। यस सर। हेलो। यस सर। इंडिया स्कूल से बात कर रहा हूँ मैं, आप कौन बोल रहे हैं? तो बेटा लाइबिलिटीज का मतलब जिसको रीपे करना है, कमजोरी कहां से होगी बेटा? या जिम्मेदारी भी नहीं बेटा। लाइबिलिटीज का मतलब मेरे को रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को उनको रीपे करना है, दायित्व है मेरा। लेकिन आप लोग ये मानते हैं कि बिजनेस को टोटल मिला के 20 लाख रुपीज पे करना है, किसी को 15 लाख तो नहीं लग रहे क्या? तो बोले विनोद को काय के पे करना है यार, विनोद का तो खुद का ही बिजनेस है। ऐसा तो नहीं लग रहा है किसी को? आ रही है बेटा आवाज आपको? यस सर। तो बिजनेस की लायबिलिटीज 20 लाख रुपीज डिसाइड हुई है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए। नो सर। चलिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो फर्दर मैं इसका क्लासिफिकेशन करता हूं। ये बिजनेस था, उसको 5 लाख रुपीज तो दिए ऑनर ने। टेन लाख दिए बेटा बैंक ने, और 5 लाख रुपीज दिए कुणाल नक्शा। अब इस लायबिलिटीज के बेटा बताता हूं कि बिजनेस की लायबिलिटीज टोटल तो 20 लाख से है, लेकिन विनोद तो बिजनेस का ओनर है। तो ओनर मतलब वो तो बिजनेस का ही आदमी हो गया, बिजनेस का ही पर्सन हो गया। बोले हाँ बिल्कुल सही है सर। तो विनोद अगर बिजनेस का ही पर्सन है तो वो बिजनेस की लायबिलिटीज तो है, लेकिन वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है बेटा, दैट इज अ इंटरनल लायबिलिटीज। दैट इज अ इंटरनल लायबिलिटीज। कभी आपसे पूछे कि ओनर जो बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो क्या वो बिजनेस की लायबिलिटीज होती है क्या? तो बोले हाँ लायबिलिटीज होती है, लेकिन इंटरनल लायबिलिटीज होती है। ये वर्ड बोलेगे आप तो आगे वाला समझ जाएगा। अरे कोई डाउट है क्या किसी को बेटा? ये मैं क्यों बता रहा हूं पता है क्या बेटा आपको? फिर आप बाद में फिर पछता है कि बेटा अगर अभी नहीं बोलेगे तो बाद में आपके समस्या आएगी। ये मैं क्यों समझा रहा हूं आपको, रीजन सुनिएगा। फिर आप ये मत बोलना कि सर हमें समझ में नहीं आया है। बाद में जब धीरे धीरे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो सब समझ में आ रहा है। ये मैं बैलेंस ही बनाऊंगा, ऐसी बैलेंस ही होगी। इस साइड में तो होती है अपनी लायबिलिटीज, और इस साइड में होती है अपनी असेट्स, बराबर। फिर क्या होगा कि इस साइड में लायबिलिटी, इस साइड में असेट्स जब होगी तो मैं लायबिलिटी साइड में लिखूंगा कैपिटल, मैं लिखूंगा बैंक लोन, मैं लिखूंगा अक्सर लोन,
या अक्षर के बाद में कुणाल लोन्स ऐसा लिखूंगा, तो आपको ये भी पता चल गई होगी, ये भी पता चल गई होगी, ये भी पता चल गई होगी, लेकिन आप वहां पर बैठे बैठे सोचेंगे सर के कैपिटल लायबिलिटीज कैसे हैं। उस सिचुएशन में फिर मैं देखो चिल्ला चिल्ला के वापस उस सिचुएशन में नहीं बताऊंगा। मैं आज ही बता रहा हूं कि कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, कैपिटल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लायबिलिटीज, but which liability is internal or external, then your answer will be internal liabilities। आई बात समझ में क्या? अरे कोई बोल नहीं रहा है, क्या बात है? आवाज नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात हो रही है? सर कैपिटल कैसे इंटरनल है? कैपिटल इसलिए इंटरनल है बेटा क्योंकि बिजनेस में जो ये बिजनेस है, इस बिजनेस में जो ये कैपिटल लगाने वाला है बेटा वो इंटरनल पर्सन है, बिजनेस के अंदर वाला पर्सन है। विनोद जो है वो बिजनेस का ओनर है बेटा, तो वो इंटरनल पर्सन वो यूजर मैंने बताया था, एक इंटरनल बताया था, एक एक्सटर्नल बताया था यूजर, तो मैंने ओनर को भी इंटरनल के अंदर रखा था, याद है क्या? यस यस सर। सर, लेकिन मैंने सर उसने जो बैंक लोन लिया है ना वो तो सर हाँ एक्सटर्नल है। हाँ, तो बैंक लोन, तो बैंक कौन सी हमारे बिजनेस का पार्ट है बेटा, कि वो कोई इंटरनल अंदर वाला थोड़ी यूजर है जो। शायद आप भूल गए बेटा, एक बार रुकना, आप मैं आपको यूजर दिखाता हूँ। यूजर मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, इसमें तो शायद नहीं पढ़ाया था। तभी तो मैं बोल रहा हूँ पूछते तो रहो, कम से कम नहीं बोलोगे तो मैं आगे से आगे चलता जाऊंगा और फिर आप समस्या में आ जाएंगे। मेरे कोई समस्या नहीं है बेटा, समस्या आप लोगों के हैं। दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर। इंट्रोडक्शन वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या बेटा? यस यस सर। Yes, सर। sir. चलिए अब आते हैं, अपन बात करते हैं बेटा ये यूजर की। मैंने बताया था बेटा कि लास्ट में क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है यूजर के साथ में। बोले हाँ बिल्कुल, फिर ये कम्युनिकेट करना होता है यूजर्स के साथ में। फिर मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे बताया था मैंने बोला यूजर कितने टाइप के होते हैं, तो मैंने बताया था यूजर 2 टाइप के होते हैं। बोले अच्छा सर, हाँ बेटा ये यूजर थे और ये यूजर के टाइप थे। यूजर 2 टाइप के बताए थे मैंने, एक तो बताए थे इंटरनल यूजर और एक बताए थे एक्सटर्नल यूजर। बोले अच्छा सर, अरे अच्छा क्या, हाँ बिल्कुल अच्छा। तो देखिए आप देखेंगे बेटा कि ये ऑनर जो है वो इंटरनल यूजर का पार्ट है या एक्सटर्नल यूजर का पार्ट है, और ये जो बैंक जो है या जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है या अदर जो क्रेडिटर्स है आउटसाइडर जो है या जो गवर्नमेंट जो है, ये सब एक्सटर्नल है कि नहीं है? अब बताइए, ये बिजनेस, इसने एक तो पैसा लिया इनसे, ऑनर से, एक पैसा लिया बैंक से, बैंक की बिजनेस की लायबिलिटीज बनी। तो बेटा ये जो बिजनेस वाले से ही लिया है ये तो इंटरनल लायबिलिटीज हुई नहीं यार, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटीज क्यों हुई? क्योंकि ये इंटरनल पर्सन है बेटा, ये इंटरनल यूजर है। ऑनर क्या है हमारा? बोले इंटरनल यूजर है। पैसा मैंने बैंक से भी लिया है, लेकिन बैंक का इंटरनल यूजर, बैंक तो कौन सा यूजर है? तो बैंक तो सर एक्सटर्नल यूजर है। तो जब मैं बैंक से पैसा लूंगा बेटा तो क्या वो भी इंटरनल लायबिलिटीज बनेगी क्या यार? नहीं नहीं सर, वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज बनेगी। बोलिए, अभी आपको कुणाल कोई डाउट? नो सर। अरे ऐसे जबरदस्ती मत बोलना यार, नहीं हो तो 10 बार बोलना है कि सर वापस से, हमेशा तैयार है हम तो। नो सर। चलिए वेरी गुड, उम्मीद करता हूँ कि सभी को मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने लायबिलिटीज को केवल 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया, फर्स्ट इज इंटरनल लायबिलिटीज एंड सेकंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो मैंने इंटरनल लायबिलिटीज की आपको डेफिनेशन बताने की कोशिश करता हूँ, वो देखिएगा।
अभी देखिए बेटा, अभी जो हमने लिखा है बेटा कि लायबिलिटीज का मतलब होता है, लायबिलिटीज मींस अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस। अमाउंट कौन पे करेगा? पेबल लिखा है बेटा, पेबल का मतलब पे करना पड़ेगा। मैंने क्लासिफिकेशन किया तो एक तो इंटरनल लायबिलिटीज लिखा और एक लिखा बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटीज। दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिए। इंटरनल लायबिलिटीज के लिए सीधी डेफिनेशन ही वही लिखी है कि जो लायबिलिटीज होती है टूवर्ड्स द ओनर, ओनर का मतलब समझे आप, ओनर ने जब पैसा लगाया होगा वो वाला बोल रहा है कि लायबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटीज टुवर्ड्स द ओनर ऑफ द बिजनेस इस टर्म्स एज इंटरनल लायबिलिटीज, जिसको हम बोलते हैं बेटा इंटरनल लायबिलिटीज। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, इतनी टाइम मैंने बता दिया है। फिर है एक्सटर्नल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज टुवर्ड्स द आउटसाइडर इस टर्म एज एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर लायबिलिटीज आउटसाइडर के अगेंस्ट में है, अगर आउटसाइडर के अगेंस्ट में है तो उसको बोलते हैं बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटीज, और अगर इनसाइडर मतलब ओनर के अगेंस्ट में है तो बोलते हैं उसको बेटा इंटरनल लायबिलिटीज। इसका एग्जांपल है बेटा क्रेडिटर्स हो सकता है, बैंक लोन हो सकता है। सर सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स की आप डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करते हैं। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करते हैं। डेफिनेशन लिखी है, क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन व्हिच वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, ऑन क्रेडिट बेस। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करते हैं। बोले यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए बेटा। एक इंटरनल लायबिलिटीज को समझाने की कोशिश की और एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता है कि सबको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो वो क्लास में बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो छिपा के रखता है। ये हम मान के चलते हैं, उसके बाद में हम आगे वाला चीज पढ़ाते हैं। उसके बाद में बेटा मेरी जो नेक्स्ट जो लायबिलिटीज है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। नाम से ही पता चलता है, आपको सब पता चल जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होती है। तो एक तो है, जैसे मान लीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज, एक है करंट लायबिलिटीज। तो क्या फर्क है इस नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में? क्या फर्क है? जिसका रीपेमेंट मोर देन 12 मंथ में करना है, रीपेमेंट मोर देन 12 मंथ में करना है, मतलब आफ्टर 12 मंथ करना है, दैट इज द नॉन करंट लायबिलिटीज। और जिसका रीपेमेंट करना है विद इन 12 मंथ, दैट इज आवर करंट लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने भूमिका से, ये भूमिका है, भूमिका से क्या किया? गुड्स परचेज किया, और वो भी किस पे किया? तो क्रेडिट बेस पे किया, मतलब उधार में किया है। बोले अच्छा सर, एग्जांपल दे रहा हूं, वो सुनते रहना बेटा, आपको हो सकता नहीं दिख रहा हो। मैंने बोला है कि मैंने भूमिका से क्या किया? गुड्स परचेज किया, और वो भी किस बेस पे किया? तो वो भी किया मैंने क्रेडिट बेस पे। तो बोले बराबर सर, क्रेडिट बेस पे किया है, लेकिन भूमिका ने मेरे को इतना बोल दिया है कि आपको मैं क्रेडिट बेस पे तो दे रही हूं, लेकिन आपको जो पेमेंट करना होगा वो विद इन 3 मंथ में करना होगा। तो बताइए भूमिका मेरी लायबिलिटीज बनी कि नहीं बनी? बोले पहले तो भूमिका कैसे लायबिलिटीज बनी सर? अरे मैं जिनसे क्रेडिट बेस पे गुड्स परचेज करता हूं दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। भूमिका इज माय क्रेडिटर्स, भूमिका मेरी क्रेडिटर्स बनी। अब भूमिका क्रेडिटर्स बनी वो तो ठीक है, लेकिन भूमिका को क्या करना है? मेरे को वापस से रीपेमेंट करना पड़ेगा। रीपेमेंट इन सेंस पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, जब गुड्स परचेज किया अभी नहीं किया तो बाद में करना है। बोले हाँ सर पेमेंट करना है, लेकिन देखना है कि 12 महीनों के अंदर अंदर करना है कि 12 महीनों के बाद में करना है।
तो भूमिका को पेमेंट मेरे को कितने महीनों में करना है? तो भूमिका मैंने बताया कि मेरे को तो 3 मंथ में करना है, तो भूमिका इज माय liabilities, but non-current liabilities और current liabilities, तो योर आंसर शुड बी करंट liabilities। आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा? करंट liabilities होना चाहिए। आई बात समझ में कि आपको करंट liabilities और नॉन करंट liabilities बेटा? Yes, sir. यस सर। देख लीजिए, इसको अपन पढ़ लेते हैं, एक बार क्या लिखा हुआ वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैंने नॉन करंट लायबिलिटीज में लिखा बेटा कि नॉन करंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटीज व्हिच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ और 1 ईयर। 1 ईयर। देखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज यहां पढ़ रहा हूं बेटा। नॉन करंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटीज व्हिच इज पेबल आफ्टर द पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ और 1 ईयर। अगर उसको पेमेंट करने में मेरे को अगर 12 महीने या उससे ज्यादा का समय मिलता है, दैट इज अ नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसको हम बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? तो अगर मैंने लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है तो वो मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। मैंने डिबेंचर्स इश्यू कर रखे हैं, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ आवर लायबिलिटीज, वो भी कौन सी? नॉन करंट लायबिलिटीज। और करंट लायबिलिटीज की बात करें तो यहाँ देख लीजिए आपको, करंट लायबिलिटीज इज दैट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं व्हिच इज पेबल विद इन 12 मंथ और 1 ईयर, जिसका पेमेंट होता है विद इन 1 ईयर और 12 मंथ। इसके एग्जांपल है बेटा क्रेडिटर्स वगैरह। ये सारे जो क्रेडिटर्स वगैरह होते हैं वो किस में आते हैं? तो क्रेडिटर्स वगैरह करंट लायबिलिटीज के पार्ट होते हैं बेटा, क्योंकि जनरली क्रेडिटर्स हमें 1 साल से ज्यादा की कोई उधार नहीं देता है बेटा, जनरली। बाकी देने वाले अब आपके अगर घर के हैं तो पता नहीं मेरे को, लेकिन क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, समझाएंगे बेटा ये भी क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है। तो आज की क्लास में यही खत्म करना चाहूंगा। आज आपने क्या सीखा क्लास में, एक बार वापस से देख लीजिए। 4 चीज सिखाई है मैंने। पहले लायबिलिटीज को सिखाया। लायबिलिटीज का मैंने 4 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। फर्स्ट इज इंटरनल लायबिलिटीज, सेकंड इज एक्सटर्नल लायबिलिटीज, थर्ड इज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड फोर्थ इज करंट लायबिलिटीज। ये चारों चीजें मैंने आपको बताई है बेटा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। और उसके आगे की जो टर्म रहेगी वो आप देख लीजिए कौन सी टर्म रहेगी, कि हमें आगे क्या पढ़ना है सर। तो आगे आपको क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आगे हम पढ़ने वाले हैं, ये वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से हमारा प्रैक्टिकल शुरू होता है। ये चारों चीजें मैंने बता दी आपको थ्योरी में। आगे हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, कुछ टर्म्स और हुई तो ठीक है, एक बार कोई बच्चे और आना चाहे तो उनको बोल दीजिए, अदरवाइज हम ये जब पढ़ाना शुरू कर देंगे कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये वाली चीज, मतलब यहां से हमारी अकाउंट स्टार्ट हो जाती है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें सारे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं। मतलब हमें जो अकाउंट ट्रांजेक्शन करने हैं, अभी तक तो हमने बातें की, केवल बातें इन दिस क्या बातें की सर हमने, कि भी हमें ऐसे रिकॉर्ड करना चाहिए, वैसे रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करना चाहिए, बाद में उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, फर्दर उसको क्लासिफिकेशन करना चाहिए। तो रिकॉर्ड कैसे करेंगे बेटा? रिकॉर्ड तभी कर पाएंगे जब आप हमारे रूल्स सीखेंगे, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स सीख लेंगे। और जैसे ही रूल्स सीख लेंगे उसके बाद में आप देखिए तो सही, आप हर एक चीज की जर्नल एंट्रीज लिख सकते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन की आप अकाउंटिंग एंट्री बता पाएंगे मेरे को, रिकॉर्ड कर पाएंगे उसको। तो वो अपन कल से स्टार्ट करने वाले शायद, और अदरवाइज मैं कुछ 1-2 टर्म और पढ़ा दूंगा, उसके बाद में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। कल मिलते हैं वापस।